फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने महासागरों में तापमान के वितरण के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब आज के वीडियो में हम लोग जो महासागरों में लवणता का वितरण है यानी कि जो सैलिनिटी है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहली बात है कि जो महासागर है इसमें जल कहाँ कहाँ से आता है। वर्षा का जल आकर के मिक्स होता है, नदियों का जल, सरिताओं का जल, ये सारे जो अलग अलग जल तंत्र हैं, इन सभी जगहों से जो जल है वो आकर के महासागरों में मिक्स होता है और इनमें घुले हुए लवण होते हैं। यानी कि जो भी जल आता है महासागरों में, इसमें लवण भी होते हैं। महासागरों की तुलना में इनमें कहीं कम मात्रा में लवण होते हैं, लेकिन जो जल है उसमें जो ये नदियों का जल है और जो सरिताओं का जल है, इसमें जो सैलिनिटी होती है, जो अलग अलग साल्ट्स होते हैं, उनकी मात्रा महासागरों की अपेक्षा कहीं काफी कम होती है। इसलिए मीठे जल में विशिष्ट लवणीय विशेषता नहीं पाई जाती। देखिए, इसीलिए हम लोग नदियों का जल पी पाते हैं, क्योंकि इनमें उतनी ज्यादा सैलिनिटी नहीं पाई जाती। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महासागरों में अस्वीकार्य मात्रा में धुले हुए लवण और रसायन होते हैं, जो उनकी निहित लवणीय विशेषता को बनाते हैं, जिसे लवणता भी कहते हैं। तो यानी कि महासागरों में काफी ज्यादा मात्रा में घुले हुए साल्ट्स होते हैं, रसायन होते हैं, जिसकी वजह से जो ओशियन वाटर है उसमें सैलिनिटी का जो स्पेशल गुण है वो आ जाता है। ये नदी के जल अथवा मीठे पानी के तंत्रों की तुलना में मानव उपयोग के लिए अत्यधिक लवणीय होते हैं। तो जो ओशियन वाटर है, हम सभी जानते हैं कि इसकी सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि ये मनुष्य के उपयोग में नहीं आ पाता है, खासकर पीने के उपयोग में। तो जो सैलिनिटी है, सागर जल में घुले हुए पदार्थों का वजन और उस सागर जल के सैंपल के वजन का अनुपात होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ओशियन वाटर में कितना साल्ट है और अनुपात टोटल ओशियन वाटर कितना है। जैसे कि मान लीजिए आप 1 लीटर ओशियन वाटर लेकर के आए, एक सिंपल फार्मूला बना लेते हैं। आप 1 लीटर ओशियन वाटर मान लीजिए लेकर के आए और इसमें मान लीजिए आपको साल्ट मिला है, चलिए हम लोग मान लेते हैं 50 ग्राम। तो इसका जो अनुपात होगा, जो वैज्ञानिक विधि से हम इसका अनुपात निकालेंगे, उसके बाद वही अनुपात जो है सैलिनिटी या लवणता कहलाएगा। तो देखिए, अतः इसे 1 किलोग्राम सागर जल में निहित ठोस पदार्थों की कुल मात्रा ग्राम के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि 1 किलो सागर जल में कितने ग्राम ठोस पदार्थ मिले हुए हैं, उस रूप में इसको परिभाषित किया जाता है और भाग प्रति हजार के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 20% की लवणता इस तथ्य को व्यक्त करती है कि 20 ग्राम लवण 1000 ग्राम सागर जल में उपस्थित है। यानी कि अगर 1000 ग्राम समुद्र के पानी में 20 ग्राम साल्ट है, तो हम लोग कहेंगे सैलिनिटी कितनी हो गई, 20% हो गई। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखिए, प्रतिवर्ष नदियों से लाखों टन घुले हुए ठोस पदार्थ महासागरों में निक्षेपित होते हैं। आदिम सागर सिर्फ हल्के से लवणीय रहे होंगे। यानी कि शुरू में जो सागर थे, आदिम से मतलब है शुरू के समय में जो महासागर थे, वो इनमें सैलिनिटी इतनी ज्यादा नहीं रही होगी। जब से वर्षा पृथ्वी पे आई, नदियां बन गई और वे घुले हुए खनिजों को सागर में ले जाती रही हैं। तो जब से नदियां अस्तित्व में आई, तब से क्या हुआ कि नदियों के साथ जो साल्ट्स हैं, जो पृथ्वी के ऊपर के पृथ्वी की सतह के जो साल्ट्स हैं, वो नदियों के पानी के साथ घुल करके सागर में पहुंचने लगे। इसलिए जो सागरों की सैलिनिटी है वो हर साल धीरे धीरे बढ़ रही है। जॉली, मरे एवं क्लार्क के आकलनों के अनुसार महासागरों और सागरों में कुल लवण क्रमशः 50 अरब टन, 5 अरब टन और 2.7 अरब टन है। तो इतना हमारे महासागरों में साल्ट है। जॉली ने कहा, यदि महासागर के समस्त लवणों को सुखाकर भूमंडल पर फैलाया जाए तो ये लगभग 35.72 मीटर की परत बना लेगी। इतनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। समुद्र के जल का वाष्पन और समुद्री हिम का निर्माण भी लवणता को बढ़ा देता है। अभी इसको और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। जाहिर सी बात है, देखिए, जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, पहले ज्यादा पानी में कम साल्ट था, इसके बाद जब पानी कम हो जाएगा, पानी इवेपोरेट हो गया, तो पानी बचा कम, साल्ट तो इवेपोरेट होगा नहीं, यानी साल्ट तो वही बना रहेगा जितना पहले था। तो कम पानी में जब ज्यादा साल्ट हो जाएगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से जब मान लीजिए ये पूरा का पूरा एरिया है, इसमें पानी है, मान लीजिए यहाँ पर जो पानी है ये पूरा पानी हो गया चलिए आपका, और ये कुछ साल्ट हो गया इसमें। अब इतना पानी मान लीजिए जम गया, ये बर्फ बन गया।
अब इतना जब पानी बर्फ बन गया तो पानी हो गया कम, साल्ट उतना ही है क्योंकि साल्ट नहीं जमता है, तो साल्ट उतना ही है, तो कम पानी में ज्यादा साल्ट हो गया, फिर से सैलिनिटी बढ़ गई। यद्यपि इसकी क्षतिपूर्ति नदियां, बारिश, हिमपात, बर्फ के पिघलने आदि द्वारा निरंतर मीठे पानी आने से होती रहती है। देखिए, मान लीजिए कुछ पानी जम गया, ठीक है, तो यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ी, लेकिन इसके साथ ही एक चीज क्या हुई, यहाँ पर जो वर्षा का जल है वो आ गया। जब वर्षा का जल आ गया या फिर नदियों का मीठा जल आ गया, तो अब फिर से जल में वृद्धि हो गई, और ये जल कैसा है, मीठा जल है। तो जब समुद्र के पानी में नया मीठा जल बढ़ जाएगा तो सैलिनिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। लवणता महासागर के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है, क्योंकि यह अन्य गुणों जैसे घनत्व, दाब, लहर, धाराओं इत्यादि को प्रभावित करती है। तो घनत्व, तापमान और लवणता कैसे आपस में जुड़े हैं, इसको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। समुद्री जल का हिमांक भी लवणता पर निर्भर करता है, यानी कितने टेम्परेचर पे समुद्र का जल बर्फ में बदल जाएगा, ये भी सैलिनिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो सैलिनिटी जितनी ज्यादा होगी, हिमांक उतना ही कम होगा। अगर कोई जल में सैलिनिटी बहुत ज्यादा है तो ये पानी बहुत आसानी से जम जाएगा। लवणता जितनी अधिक होती है, वाष्पन उतना ही कम होता है। अगर कहीं पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा है तो इवोपरेशन भी कम होगा। लवणता महासागर की सतह पर पड़ने वाले सौर विकिरण को प्रकीर्णित करके तापमान को बढ़ा देती है, यानी कि सौर विकिरण का प्रकीर्णन होता है लवणता की वजह से, जिससे जो तापमान की प्राप्ति है वो बढ़ जाती है। ये महासागर के जल के घनत्व को भी बढ़ा देती है। तो यानी लवणता के कई सारे फीचर्स हैं जो महासागर को प्रभावित करते हैं। अब जैसे घनत्व कैसे बढ़ जाता है, इन सब चीजों को तो हम लोग काफी डिटेल में आगे देखेंगे। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा सागरीय जल के संयोजन की, इसको शॉर्ट में ही देखेंगे। तो देखिए, डिटमार ने अपने चैलेंजर अभियान के समय सागर में 47 भिन्न लवणों की उपस्थिति की पुष्टि की है। सागर में लवणों की मात्रा का परिकलन करने के लिए, यानी कि मापन करने के लिए अनुमापन विधि और हाइड्रोमीटर विधि जो है ये प्रचलित है। विभिन्न महासागरों और सागरों की औसत लवणता 33% से 37% के मध्य परिवर्तित होती है। सोडियम क्लोराइड अथवा NaCl समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा देखिए, जो सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह हैं, ये सिलिकेट्स, नाइट्रेट्स, फास्फेट वगैरह का निर्माण करते हैं। ये जो लवण है पोषकों की भांति काम करते हैं, यानी कि पोषक तत्वों के रूप में काम करते हैं, और महासागर में जो अलग अलग तरह का जीवन है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं। तो ये एक पूरा चार्ट हो गया कि समुद्री जल में क्या क्या मिलता है। सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, लगभग 77.8%। मैग्नीशियम क्लोराइड कितना मिलता है, 10.9%, दूसरे नंबर पे आ गया। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, फिर कैल्शियम सल्फेट 3.6%। कम से कम प्रीलिम्स के लिए और नेट वगैरह के एग्जाम के लिए आपको शुरू के ये जो चार एलिमेंट हैं महासागरों के जल में, ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्या है, सोडियम क्लोराइड कितना, 77.8। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड कितना, 10.9%। तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, फिर कैल्शियम सल्फेट 3.6%। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलता है। अब आते हैं एक मुख्य टॉपिक पे कि जो समुद्र के जल की सैलिनिटी है ये किन किन चीजों से प्रभावित होती है, कौन कौन से कारक समुद्र के जल की सैलिनिटी के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं। वाष्पन है, वर्षण है, नदियों से जो मीठा जल आ जाता है, इसके साथ ही वायुमंडलीय दाब और पवन की दिशा है, महासागरीय परिसंचरण और महासागरीय जल की गति है, ये सभी समुद्र के जल की सैलिनिटी के ऊपर प्रभाव रखते हैं। एक एक करके देखते हैं अब हम लोग। सबसे पहले बात आती है वाष्पन। तो वाष्पन की दर और लवणता की मात्रा के बीच में एक सकारात्मक संबंध होता है। जितना ज्यादा वाष्पन होगा उतनी ज्यादा सैलिनिटी यानी कि लवणता भी होगी। तो जितना इवोपरेशन उतनी ज्यादा सैलिनिटी। वाष्पन की दर जितनी अधिक होगी महासागरों की लवणता उतनी ज्यादा होगी, और जितनी वाष्पन कम होगा लवणता भी उतनी कम होगी। वाष्पन के कारण जल की मात्रा कम हो जाती है जबकि लवण बचे रह जाते हैं। ऐसे सोचिए, एक बर्तन है आपके घर में जिसमें आपने नमक घोल के रखा है,
थोड़ी देर बाद क्या होता है, धूप पड़ती है, पानी उड़ जाता है, नमक तो बचा रहेगा, तो क्या होगा, पानी ज्यादा खारा हो जाएगा। इसी चीज को महासागर पे लागू कर दीजिए। भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों दोनों में वाष्पन की दर अधिक होती है। जाहिर सी बात है, जहां पर गर्मी इतनी ज्यादा है वहां पे वाष्पन ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्चतर लवणता वहां कम आर्द्रता अनुपात के कारण होती है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं यहां पर आपको अधिक लवणता मिलेगी। देखिए, यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के लिए छोड़ देते हैं, वरना जो हमारा विषय है वो भटक जाएगा। तो अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्चतर लवणता होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम होती है, यानी कि कम आर्द्रता अनुपात होता है। जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उच्च सापेक्ष आर्द्रता होती है, जो लवणता को कम कर देती है। यानी कि यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो लवणता है यानी कि जो सैलिनिटी है वो कम हो जाती है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तो ये एक्चुअल में हवा के द्वारा यानी एयर के द्वारा, वायु के द्वारा कितनी नमी है उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है या कितनी नमी होल्ड की जा सकती है, इसकी क्षमता को व्यक्त करता है। यानी कि हवा के द्वारा, जैसे कि आपसे अगर कहा जाए कि आप कितना वजन उठा सकते हैं, तो ये आपकी एक तरह से क्षमता हो गई। उसी तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई कि एक जो हमारी एयर है उसमें कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, कितनी नमी को अपने अंदर धारण करने की क्षमता है। अब देखिए, दूसरा कारक आ जाता है आपका वर्षण, यानी कि वर्षा भी आपके महासागरों की लवणता को प्रभावित करती है। ज्यादा इसमें हम लोगों को कुछ नहीं समझना है। देखिए, सिंपल सी बात है, पानी बरस जाएगा तो सागर में क्या हो जाएगा, मीठा जल मिल जाएगा। एक मान लीजिए बर्तन था, इसमें आपने खूब खारा जल बना के रखा, यानी पानी में खूब नमक घोल के रखा। किसी ने आकर के क्या किया, इसमें कुछ थोड़ा सा साफ सुथरा मीठा जल मिला दिया। अब क्या होगा, पानी उतना खारा नहीं रह जाएगा। वही चीज आप सागर पे लागू करेंगे। तो महासागरों की जो लवणता और वर्षा है इसके बीच विपरीत संबंध होता है। वर्षा जितनी अधिक होगी लवणता उतना ही कम होगी, और वर्षा कम होने पे लवणता बढ़ जाएगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण सागरों में कम लवणता होती है। यानी कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं यहाँ पे क्योंकि वर्षा रेन ज्यादा होती है, इसलिए सागरों की लवणता कम होती है। उसकी तुलना में जो शुष्क उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्र हैं वहां पर कम वर्षा के कारण ज्यादा लवणता होती है। जो ऐसे जगह हैं जहां पर वर्षा कम होती है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र जो शुष्क एरिया हैं, वहां पर जाहिर सी बात है लवणता ज्यादा होगी। इसी प्रकार ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों में के महासागरों में भी हिम के रूप में अधिक मात्रा में वर्षण के कारण कम लवणता होती है। ध्रुवीय उपध्रुवीय क्षेत्रों में भी लवणता कम होगी, जिससे महासागरों में अधिक मीठा जल मिल जाता है और उनकी लवणता कम होती है। क्योंकि इन जगहों पे हिम वर्षण होता है तो महासागरों को मीठा जल मिल जाता है और इसकी वजह से जो लवणता है वो कम हो जाती है। नदियों से मीठे जल का आना, देखिए, बड़ी विशाल नदियां जैसे गंगा, कोंगो, अमेजोन आदि से मीठे जल के आने से उन स्थानों पर लवणता कम हो जाती है जहां ये नदियां सागर में प्रवेश करती हैं। अब देखिए, वही बात आ गई, मान लीजिए अभी वर्षा की वजह से ये जो हम लोगों का बर्तन है जिसमें बहुत ज्यादा खारा पानी था, उसमें वर्षा की वजह से नया जल आ गया था। अब यही काम नदी भी कर सकती है, यानी नदी की वजह से यहाँ पर कुछ मीठा जल आ गया। खारे जल में नदी ने क्या किया, कुछ मीठा जल मिला दिया, तो क्या होगा, लवणता कम हो जाएगी। यही चीज नदी कर रही है। तो जहां पे नदियां सागर में प्रवेश करती हैं, यानी जहां पर नद मुख होता है, वहां पर लवणता काफी कम होती है। यद्यपि नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में लवण महासागरों में लाती हैं, लेकिन वे विपुल मात्रा में जल भी सागरों में उड़ेलती हैं, जिसके कारण नद मुखों पर लवणता काफी कम हो जाती है। तो नदियों के साथ ही साल्ट भी आते हैं, लेकिन नदियों के साथ इतना ज्यादा पानी आता है कि जहां पर नदी का मुख है वहां पर जो सैलिनिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ये प्रभाव जो परिबद्ध सागर हैं, जो चारों तरफ से घिरे सागर हैं, जैसे काला सागर, बाल्टिक सागर, इनमें मुक्त सागरों की तुलना में ज्यादा होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक बर्तन है, इसमें आप नया पानी डाल रहे हैं, तो जो पुराने पानी की सैलिनिटी है वो लगातार कम होती जाएगी। लेकिन इस बर्तन में अगर एक छेद भी हो या कई सारे छेद भी हो, तो क्या होगा, जब आप नया पानी डाल रहे हैं उसी समय पे इसमें से कुछ पानी आसपास के एरिया में भी मिलता जा रहा है,
तो सैलिनिटी पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही चीज़ है, देखिए बंद सागर में क्या है, बंद सागर चारों तरफ से बंद है, इसमें जो नया पानी आ रहा है वो लगातार बस मिक्स हो रहा है, पर जो पुराना पानी है वो बाहर नहीं जा रहा है, तो इसकी वजह से सैलिनिटी में कमी आपको दिखाई देगी। वहीं पे जहां पर पूरे सागर आपस में जुड़े हुए हैं वहां पर पानी आपस में मिक्स होता रहेगा, इसकी वजह से सैलिनिटी में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि परिबद्ध सागर में यदि वाष्पन की दर नदी के मीठे जल के मिलने की दर से तेज है तो लवणता अधिक होगी। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। देखिए ऐसे समझिए कि एक तरफ मान लीजिए कि आपको सर्दी लग रही है, दूसरी तरफ मैंने आग जलाकर रखी है। तो अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आग बेकार हो जाएगी, और अगर आग बहुत तेज जल रही है तो सर्दी का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए एक तरफ क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सागर में नदी नया जल मिला रही है। तो अगर जो है सागर से जो निकल रहा है वाष्पन की वजह से जल वो ज्यादा है, यानी कि सागर से ज्यादा पानी वाष्पन से निकल जाता है, जबकि जो नया पानी नदी के द्वारा जोड़ा जाता है वो कम है। तो ऐसे में क्या होगा, पानी जो है नेट रूप से क्या होगा, एक बर्तन है, इसमें से निकल ज्यादा पानी जा रहा है, बाहर ज्यादा पानी निकल रहा है, नया पानी इसमें कम आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो पानी है उसकी मात्रा में कमी आएगी, और पानी की मात्रा में कमी आएगी, और लवण जब उतनी ही मात्रा में बने रहेंगे तो लवणता बढ़ जाएगी। इसका एक उदाहरण भूमध्य सागर में देखा जा सकता है, जिसमें 40% की उच्च लवणता रिकॉर्ड की गई है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, भूमध्य सागर। फिर देखिए जो वायुमंडलीय दाब और पवन की दिशा है ये भी महासागरों की लवणता पर प्रभाव डालती है। तो देखिए जो उपोष्ण उच्च दाब पेटियां हैं, यानी जो हाई प्रेशर बेल्ट हैं, वहां पे कैसी स्थितियां होती हैं, प्रतिचक्रवातीय होती हैं, यानी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर वायु कैसी होती है, स्थिर होती है, और तापमान कैसा होता है, उच्च होता है। तो जाहिर सी बात है जहां पर पानी में बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, तापमान उच्च बना हुआ है, प्रतिचक्रवातीय स्थितियां हैं, वहां पर लवणता कैसी होगी, ज्यादा होगी। वहीं पर जहां पर बहता पवन होता है वो भी लवणता को पुनर्वितरित करता है। देखिए कैसे, जैसे कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो क्या करती हैं, जो पूर्वी तट है, जो पूर्वी किनारे हैं, यहाँ का जो लवणीय पानी है, यहाँ का जो सैलाइन वाटर है, इस किनारे से, इस कोस्टल एरिया से कहाँ ले जाती हैं, पश्चिमी किनारे पर, इस वाले एरिया पर। तो इससे क्या हुआ, सैलिनिटी कहाँ पहुंच गई, यहाँ की सैलिनिटी पहुंच गई पश्चिमी किनारे पे व्यापारिक हवाओं की वजह से। तो पश्चिमी भाग में जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और पूर्वी भाग में सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से भी सैलिनिटी का पुनर्वितरण होता है। इसके साथ ही महासागरीय परिसंचरण अथवा महासागरीय जल की गति से भी लवणता पर प्रभाव पड़ता है। तो महासागरीय धाराओं और ज्वार के रूप में महासागरीय परिसंचरण समुद्री जल को मिश्रित करके लवणता के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो महासागरीय धाराएं हैं और जो ज्वार है उससे क्या होता है, समुद्र का जल आपस में मिलता रहता है और इससे लवणता पे प्रभाव पड़ता है। एक उदाहरण देखते हैं, भूमध्य रेखीय गर्म धारा लवणीय जल को पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में लाती है। जो भूमध्य रेखीय गर्म धारा है ये क्या करती है, अपने साथ जो सैलाइन वाटर है, जो लवणीय जल है, इसको पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से कहाँ ले जाती है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, जिससे पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में लवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे सैलिनिटी कम हो गई, क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखीय गर्म धारा जो सैलाइन वाटर है उसको लिए गई पूर्वी हिस्से में। तो पश्चिमी किनारे पे क्या हो गया, सैलिनिटी कम हो गई, पूर्वी किनारे पे सैलिनिटी बढ़ जाती है। महासागरों के जल की ऊर्ध्वाधर गति जल को तले से सतह के भाग में लाती है और इस तरह से जल को मिश्रित करके लवणता को पुनः वितरित करती है। लवणता में आवधिक भिन्नता भी भिन्न मौसमों से संबंधित होती है। देखिए जिस मौसम में बरसात होती है उस मौसम में लवणता कम हो जाएगी, जब वाष्पन ज्यादा होता है उस मौसम में लवणता बढ़ जाएगी। लवणता में आपको दैनिक भिन्नताएं भी मिलेंगी, लेकिन इसका इतनी ज्यादा रिलीवेंस नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा भिन्नता नहीं होती है। अब देखिए हम लोग महासागरों में लवणता के वितरण के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी अलग अलग महासागरों में जो सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग समझेंगे। और इसको समझने के लिए अब हम लोग चलेंगे अपनी पावर पॉइंट पे, क्योंकि थोड़ी सी मैप की भी आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, हम लोग सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर यानी कि महासागरों की लवणता के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं।
और अब देखिए हम लोग देखेंगे कि विश्व में जो अलग अलग महासागर हैं उनमें लवणता का यानी सैलिनिटी का वितरण किस रूप में है। तो देखिए ऐसी रेखाएं, ये जो मानचित्र पे आप रेखाओं को देख रहे हैं, ये सभी रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जो उन स्थानों को मिलाती है जिन स्थानों पर सैलिनिटी सेम होती है। जैसे कि ये देखिए जो पूरी रेखा गई है, ये वाली रेखा, तो ये रेखा आप देख रहे हैं इस तरह से गई है। तो ये क्या दिखा रही है कि इस स्थान पर जितनी सैलिनिटी है उतनी ही सैलिनिटी इस वाले स्थान पर है और उतनी ही सैलिनिटी इस वाले स्थान पर है। तो ये हो गई समलवणीय रेखाएं जो कि समान लवणता वाले स्थानों को मिलाती हैं। तो बात करते हैं लवणता के क्षैतिज वितरण की। लवणता के क्षैतिज वितरण को अक्षांशीय वितरण और क्षेत्रीय वितरण दोनों के संदर्भ में प्रमुख महासागरों को पृथक मानकर किया जा सकता है। कुछ साथ ही कुछ परिबद्ध सागरों को भी पृथक एकक मानकर अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा है कि जो चारों तरफ से परिबद्ध सागर होते हैं वहां पर लवणता कुछ ज्यादा होती है, तो वहां पर इसका अलग से अध्ययन कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए जो लवणता है इसके अक्षांशीय वितरण के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लवणता में घटता क्रम दिखता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए भूमध्य रेखा पे वर्षा ज्यादा होती है, तो जब जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर पानी ज्यादा होगा और साल्ट कम होगा। जब पानी ज्यादा होगा, साल्ट कम होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसी जगह पे सैलिनिटी कम होगी। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जहां पर वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, इस क्षेत्र में उच्च लवणता नहीं पाई जाती। वैसे तो देखिए जहां पर ज्यादा तापमान है वहां पर सैलिनिटी ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा तापमान है तो ज्यादा इवोपरेशन होगा, ज्यादा वाष्पीकरण होगा, तो यहाँ पर साल्ट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि वर्षा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो मान लीजिए पानी इवेपोरेट हुआ, ऐसे समझते हैं एक बर्तन है, इस बर्तन में कुछ वाष्पीकरण से पानी बाहर जा रहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पानी जो है वर्षा की वजह से अंदर आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, नेट अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा पानी प्राप्त होगा इस बर्तन को, यानी कि इस बर्तन में जो साल्ट है वो कम मात्रा में रह जाएंगे और पानी ज्यादा हो जाएगा, शुद्ध पानी, मीठा पानी ज्यादा हो जाएगा और सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र के महासागरों पे लागू कर देते हैं। तो वाष्पन के बाद बचे रह गए लवण इस क्षेत्र में महासागरों में कुछ चीजें मिस हुई हैं। उच्चतर लवणता वास्तव में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड की जाती है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पर वर्षा कम होती है, इवोपरेशन ज्यादा होता है, वहां पर जाहिर सी बात है सैलिनिटी हाई होगी। तो वाष्पन के बाद बचा रह गया लवण इस क्षेत्र में महासागरों में उच्च लवणता का कारण है। देखिए क्या है, फिर से ऐसे समझिए, ये यहाँ पे महासागर है जिसमें कुछ साल्ट है, तो ये पूरा पानी है और इसमें कुछ मात्रा में साल्ट है। अब क्या होता है, पानी का बहुत तेजी से इवोपरेशन हो जाता है, पानी कम हो जाता है, साल्ट बचा रह जाता है, तो क्या होगा, वाटर की सैलिनिटी जो है बढ़ जाएगी। यही चीज आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। उत्तरी गोलार्ध में उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच मिलती है, जो लगभग 36% होती है। दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम लवणता 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच रिकॉर्ड की गई है। इन अक्षांशों से परे भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में पुनः लवणता के कम होने की प्रवृत्ति है। तो जब इन अक्षांशों के आगे आप बढ़ेंगे तो फिर से आपको सैलिनिटी में कमी आती हुई दिखेगी। क्यों कमी आती हुई दिखेगी? क्योंकि अब आप देखिए 20-30 डिग्री के भी 20 से 40 डिग्री के भी जब आप आगे पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रवेश करने लगेंगे। वहां पर क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो लवणता है, क्योंकि मीठा पानी पर्याप्त मात्रा में होता है इसलिए लवणता कम हो जाती है। देखिए क्या है, हिम लगातार पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है, तो महासागरों को मीठा पानी मिल रहा है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लवणता है वो कम हो जाती है। औसत रूप से उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की लवणता, यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की औसत लवणता है 34% और दक्षिणी गोलार्ध के महासागर में जो लवणता है, औसत सैलिनिटी जो है, एवरेज सैलिनिटी, वो है 35%। ऐसा इस कारण है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है, महासागर अधिक है। कम भूमि क्षेत्रफल के कारण नदियों से कम मात्रा में मीठा जल दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में लाया जाता है। तो देखिए क्या है, दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में क्योंकि ज्यादा जमीन नहीं है इसलिए जो नदियां हैं वो ज्यादा मीठा पानी भी दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में नहीं मिलाती हैं, इसीलिए जो सैलिनिटी है दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की वो ज्यादा पाई जाती है।
अब बात करते हैं सैलिनिटी के क्षेत्रीय वितरण की। तो लवणता के क्षेत्रीय वितरण को मानचित्र पर खींची गई समलवण रेखाओं, जिसे कहते हैं आइसोहेलाइंस, इसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है। समलवण रेखाएं मानचित्र पर खींची गई समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। जो समान लवणता वाले स्थान हैं, सेम सैलिनिटी वाले स्थान हैं, उनको ये रेखाएं जोड़ती हैं। तो जैसे हम लोग अटलांटिक महासागर की बात करते हैं, अटलांटिक महासागर की जो औसत लवणता है यानी कि एवरेज सैलिनिटी है, वो 36.67% है। जो अधिकतम लवणता है वो भूमध्य रेखीय अक्षांशों पे नहीं बल्कि उससे लगभग 15 डिग्री नॉर्थ पर रिकॉर्ड की गई है, जहां पर सैलिनिटी 36% हो जाती है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि भूमध्य रेखा पे क्योंकि पानी ज्यादा बरस जाता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर सैलिनिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो ज्यादा सैलिनिटी कहाँ मिलेगी? 15 डिग्री नॉर्थ के आसपास। दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कुछ अधिक लवणता होती है, जो लगभग 37.77% है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्यों ज्यादा लवणता है अटलांटिक महासागर में? क्योंकि जो भूमि का क्षेत्र है वो कम है और जो समुद्री क्षेत्र है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर नदियों से आने वाला मीठा जल मिक्स नहीं हो पाता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की सैलिनिटी 37.77% तक है। यही 15 डिग्री साउथ में। अटलांटिक महासागर में लवणता महासागरीय धाराओं जैसे गल्फ स्ट्रीम की उपस्थिति से भी प्रभावित होती है, जो लवणीय जल को अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे से पूर्व की ओर ले जाती है और पूर्वी किनारे की लवणता को बढ़ा देती है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि जो आपका पूर्वी किनारा है वहां पर सैलिनिटी ज्यादा क्यों है, तो आप बताएंगे कि जो गल्फ स्ट्रीम धारा या कहे, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि जो अलग अलग समुद्री धाराएं हैं वो कैसे जो समुद्र की सैलिनिटी है उसको प्रभावित करती हैं। तो आप बताएंगे कि देखिए, जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये क्या करती है, जो सैलाइन वाटर है, जो लवणीय जल है, इसको अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे से बहा के ले जाती है और कहां पर जमा करती है? पूर्वी किनारे पे। तो जब पश्चिमी किनारे से पूर्वी किनारे पर यह पानी जमा होता है जाकर के, तो जाहिर सी बात है जो पूर्वी किनारा है, जिधर आपका अफ्रीका वगैरह है, उस हिस्से में जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है। इसलिए लगभग 35% की उच्चतर जो लवणता है पूर्वी किनारों पर 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों पर उत्तर पश्चिमी यूरोप में रिकॉर्ड की जाती है। तो हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ मिलेगी? उत्तर पश्चिमी यूरोप में। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो क्या करती है, जो आपका जो सैलाइन वाटर है उसको ले जाकर यूरोप के पास जमा कर देती है। इसी प्रकार लैब्राडोर शीत धारा उत्तर अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर लवणता को कम कर देती है। तो आपकी जो यहाँ पर लैब्राडोर शीत धारा है ये क्या करती है कि जो उत्तर अटलांटिक महासागर का पश्चिमी किनारा है उस पर लवणता को कम करती है। तो अलग अलग धाराएं किस तरह से प्रभावित कर रही हैं ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है। फिर व्यापारिक पवनें भी अफ्रीका के पश्चिमी तट यानी कि गिनी कोस्ट पर लवणता घटा देती हैं। देखिए, पवनों के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो व्यापारिक पवनें क्या करती हैं? अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है जिसे गिनी कोस्ट कहते हैं, वहां पर सैलिनिटी को कम कर देती हैं। क्यों कम कर देती हैं? क्योंकि जो अफ्रीका का ये आपका गिनी तट वाला इलाका है, यहाँ से जो सैलाइन वाटर है, जो गर्म लवणीय जल है यानी कि जो वार्म सैलाइन वाटर है, इसको ये अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पे लिए जाती है। देखिए, ये आपका मान लीजिए हो गया ईस्ट कोस्ट, जिसको हम लोग कह रहे हैं गिनी तट अफ्रीका वाला, ये हो गया वेस्ट कोस्ट। तो व्यापारिक पवनें क्या करती हैं? ईस्ट कोस्ट से जो पानी है जो कि ज़्यादा लवणीय है, ज़्यादा सैलाइन है, गर्म है, इसको अपने साथ कहाँ पर जमा करती हैं? ले जाकर के वेस्ट कोस्ट पे। तो जहाँ पर ये सैलाइन वाटर जमा हो जाता है वहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाती है। इसके कारण गिनी कोस्ट पर महासागर सतह के नीचे से ठंडे जल का उत्स्रवण होता है। इस चीज को हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जब गर्म पानी यहाँ से ईस्ट कोस्ट से हट जाएगा तो नीचे का जो ठंडा पानी है उसकी अपवेलिंग होगी, ऊपर की तरफ आएगा। दक्षिणी गोलार्ध में अटलांटिक महासागर में अधिक समानांतर समलवण रेखाएं दिखती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में भूखंडों की अपेक्षा महासागरीय समूहों की अधिक नियमितता है। तो देखिए, जमीन के ऊपर जो दक्षिणी गोलार्ध के महासागर हैं वहां पर भूखंड कम है, जमीन कम है, इसलिए यहाँ पर जो आपकी समलवण रेखाएं हैं दक्षिणी गोलार्ध की वो आपको ज्यादा समानांतर दिखेंगी। यहाँ पर देखिए आप कितना ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर आपको जो समलवण रेखाएं हैं वो काफी कुछ समानांतर दिखाई देंगी।
देखिए, जो नदी मुख होते हैं यानी कि जहाँ पर नदियाँ आकर के महासागर में मिलती हैं, वहाँ पर जो सैलिनिटी है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? जाहिर सी बात है, नदी के साथ काफ़ी मीठा जल आकर के महासागर में मिल जाता है, जिसकी वजह से सैलिनिटी जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि सेंट लॉरेंस नदमुख की जो लवणता है, जो सैलिनिटी है, वो 31% है। इसी तरह से अमेजोन जो नदमुख है उसकी सैलिनिटी 15% है। कांगो नदमुख की 34% और नाइजर की 20% रिकॉर्ड की गई है। परिबद्ध अथवा अर्ध परिबद्ध सागरों की लवणता वहां की स्थिति के अनुसार कम या अधिक होती है, यानी कि कोई चारों तरफ से घिरा हुआ सागर है, खुला नहीं है, तो यहाँ पर जैसी कंडीशन होगी क्लाइमेट वगैरह की, वैसी सैलिनिटी दिखाई देगी। जैसे उत्तरी सागर में अधिक लवणता उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट से आने वाले लवणीय जल के कारण होती है, जबकि बाल्टिक सागर में या नदी के मीठे जल के आने के कारण कम है। बाल्टिक सागर में जो नदियों का मीठा जल मिल जाता है उसकी वजह से सैलिनिटी कम है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा में अधिक लवणता वाष्पन की उच्च दर के कारण है। तो हमारा जो मेरिडियन सी है, जो भूमध्य सागर है, वहां पे क्या है कि जो ज्यादा आपको सैलिनिटी मिलती है उसका कारण है इवोपरेशन। और मैक्सिको की खाड़ी में उत्तरी भूमध्य रेखा भूमध्य रेखीय धारा द्वारा लाए जाने वाले लवणीय जल के कारण लवणता बढ़ जाती है। तो मैक्सिको की खाड़ी में क्या होता है कि जो भूमध्य रेखीय धारा के द्वारा जो खारा पानी या जो लवणीय जल सैलाइन वाटर जो लाया जाता है मैक्सिको की खाड़ी में, जो जमा किया जाता है, उसकी वजह से मैक्सिको की खाड़ी में सैलिनिटी ज़्यादा होती है। तो मैक्सिको की खाड़ी में अगर बात की जाए सैलिनिटी क्यों ज़्यादा है, तो भूमध्य रेखीय धारा द्वारा लाए गए सैलाइन वाटर के कारण। तो देखिए, ये एग्जाम्पल आपको कुछ तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए आ जाए परिबद्ध सागर में वो कौन से कारक हैं जो परिबद्ध सागर की सैलिनिटी यानी लवणता को प्रभावित करते हैं, तो आप कैसे आंसर देंगे? इन्हीं एग्जाम्पल्स को लिखते हुए आप बताएंगे कि किस तरह से जो भूमध्य रेखीय धारा है या फिर जो इवोपरेशन है वो किस तरह से परिबद्ध सागरों की सैलिनिटी को प्रभावित करता है। अब बात कर लेते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर भारतीय उपमहाद्वीप और मानसून की उपस्थिति के कारण अधिक जटिल लवणता स्थितियों को दर्शाता है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 35% समलवण रेखा महासागर को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित कर देती है। तो हिंद महासागर में जो 35% वाली समलवण रेखा है, ये वाली रेखा, ये क्या करती है, महासागर को पूर्वी और पश्चिमी भाग में डिवाइड कर देती है, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी की ओर विशाल नदियां जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि से अत्यधिक मात्रा में मीठे जल के कारण अपेक्षाकृत कम लवणता होती है। हम लोग जानते हैं अधिकतर नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं, हमारी बंगाल की खाड़ी में। बहुत कम नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। तो जब बंगाल की खाड़ी में गंगा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, जब ये सब जाकर के गिरेंगी, अपना मीठा जल इसमें मिलाएंगी, तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। पश्चिमी भाग में ज्यादा लवणता पाई जाती है। अरब सागर में नदियों से कम मीठा जल मिल पाता है, क्योंकि अरब सागर में नदियां ही बहुत कम मिलती हैं। और इसके साथ ही जो अरब सागर की परिस्थितियां हैं वो भी शुष्क हैं, यानी कि अरब सागर में जो कह लीजिए ड्राई कंडीशन है वो ज्यादा रहती है, ज्यादा प्रिवेल करती है। इसलिए यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो ज्यादा होती है। ड्राई कंडीशन मतलब ज्यादा इवोपरेशन, ज्यादा इवोपरेशन मतलब ज्यादा सैलिनिटी। इस प्रकार दक्षिणी हिंद महासागर में अधिकतम लवणता ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर वहां पाई जाने वाली शुष्क स्थितियों के कारण है। तो ऑस्ट्रेलिया का भी जो पश्चिमी तट है वहां पर क्या है, आपको बहुत ज्यादा एरिड कंडीशन दिखाई देंगी, शुष्क स्थितियां दिखाई देंगी। तो इस एरिड कंडीशन की वजह से क्या होता है, इवोपरेशन होता है। जहां पर इवोपरेशन होता है, जहां पर वाष्पीकरण होता है, वहां पर आपको ज्यादा सैलिनिटी मिलती है। आंशिक रूप से परिबद्ध सागर जैसे लाल सागर में बॉबेल मेंडेब पर लगभग 36.5% की उच्च लवणता, सुएज की खाड़ी में आपको 41% की लवणता मिलती है, पर्सिया की खाड़ी में उसके ऊपरी भाग में 37% और भीतरी भाग में 40% की लवणता रिकॉर्ड की गई है। तो अब इसको आप मत याद करिए परिबद्ध सागरों में कहां पर कितनी सैलिनिटी है, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर में लवणता की स्थितियां उसकी विशालता और विशिष्ट आकार के कारण विविध है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग सैलिनिटी मिलती है।
15 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच लगभग 35% की लवणता रिकॉर्ड की गई है। तो अगर हम लोग 15 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में जाएंगे तो 35% की लवणता मिलेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि 15 डिग्री से 20 डिग्री साउथ में आपको क्या दिखाई देगा, 15 से 20 डिग्री साउथ में आपको 36% की सैलिनिटी दिखेगी। साउथ में क्यों सैलिनिटी ज्यादा है अब आपको याद हो गया होगा। चित्र 17.3 में आप देख सकते हैं कि आगे उत्तर में अखोटस्क सागर के पास शीत ओयोशिवो धारा के कारण और बेरिंग स्ट्रेट से हिम आने के कारण लवणता कम हो जाती है। इसके साथ ही देखिए आपकी जो ओयोशियो धारा है वो कम लवणता का कारण है, यानी कि आगे बढ़ने पे आपको जो सैलिनिटी है, जो लवणता है, उसमें कमी आती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें कैलिफोर्निया तट की, तो कैलिफोर्निया तट पर जो कम लवणता है महासागर की सतह के नीचे से ठंडे जल के उत्स्रवण के कारण, यानी कि पहला कारण कैलिफोर्निया तट पर कम लवणता क्यों है, पहली बात है जो ठंडा जल ऊपर आ जाता है इसकी वजह से। जब पानी ऊपर को आएगा तो क्या होगा, जो पानी है वो मिक्स होगा और आप कह लीजिए कि जो सैलिनिटी है वो कम हो जाएगी। और महासागरीय धाराओं द्वारा गर्म जल के स्थानांतरण और विद्यमान पवन के कारण पाई जाती है। तो कैलिफोर्निया तट पे क्या होता है, महासागरीय धाराओं द्वारा जो गर्म जल है उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब गर्म जल हटा दिया जाएगा तो नीचे से ठंडा जल ऊपर आएगा और इसके साथ ही जो पवन है वो भी इस प्रक्रिया में हेल्प करती है। तो इसलिए कैलिफोर्निया तट पर जो सैलिनिटी है वो कम पाई जाती है। देखिए क्योंकि जो आप कह लीजिए नीचे से पानी आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर का जो गर्म सैलाइन वाटर है उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, इसीलिए नीचे से पानी ज्यादा मात्रा में ऊपर आ रहा है और सैलिनिटी कम हो जाती है। नदमुखों की पहचान कम लवणता से होती है, पहले ही देख चुके हैं, जैसे हवांगो नदी का मुहाना है, यांगत्स्कियांग नदी का मुहाना है। इन सभी जगहों पे जो लवणता है वो कम मिलती है। दक्षिण महासागर में उच्च लवणता के क्षेत्र 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 120 पश्चिमी देशांतर पर पाए जाते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के प्रशांत महासागर का एक हम लोगों ने विवरण देख लिया कि कहाँ पर कितनी सैलिनिटी होती है। और देखिए केवल जरूरी नहीं है अलग अलग महासागरों के संदर्भ में पूछा जाए, इसमें ऐसे भी आ सकता है कि वो कौन कौन से कारक हैं जो महासागर की लवणता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल गए, जैसे कि आपको ये पता चल गया कि अलग अलग समुद्री धाराएं किस तरह से महासागरों की सैलिनिटी को प्रभावित करती हैं, व्यापारिक पवनें वगैरह किस तरह से महासागर की सैलिनिटी को प्रभावित करती हैं, अपवेलिंग जैसी घटनाएं किस तरह से सैलिनिटी को प्रभावित करती हैं, आपका इवोपरेशन जैसी घटनाएं किस तरह से सैलिनिटी को प्रभावित करती हैं, रेन किस तरह से सैलिनिटी को प्रभावित करती है, नदियां यानी कि जो रिवर होती हैं वो किस तरह से सैलिनिटी को प्रभावित करती हैं। इस तरह की सभी बातों से आपका परिचय हो गया है। अब देखिए अगर लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें, यानी कि पानी जो है इसकी जो पूरी लेयर्स होती हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर अगर हम लोग वितरण की बात करें कि इसमें सैलिनिटी कहाँ पर कितनी होती है, तो उच्च अक्षांशों पर गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, जिसका कारण सागर तली में सघन जल की उपस्थिति है। तो आप जो कह लीजिए कि उच्च अक्षांश मतलब जो ध्रुवों के पास के अक्षांश है वहां पर आपको क्या लगेगा, क्या मिलेगा कि जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, सागर तल की गहराई में जाएंगे, आपको लवणता बढ़ती हुई मिलेगी। इसका कारण क्या है कि सागर की तली में सघन जल होता है, ज्यादा डेंसिटी वाला जल होता है। अब डेंसिटी और लवणता का क्या संबंध है आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। मध्य अक्षांशों पर बढ़ती गहराई के साथ लवणता 20 फैदम तक बढ़ती है। तो जो मध्य अक्षांश है वहां पर आपको क्या दिखाई देगा कि बढ़ती गहराई के साथ 200 फैदम तक तो लवणता बढ़ी और उसके बाद लवणता में कमी आने लगी। जैसा कि आप जानते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भरपूर वर्षा होती है, इसलिए इन क्षेत्रों की पहचान महासागर की सतह पर कम लवणता द्वारा होती है, जो महासागर की सतह के ठीक नीचे जाने पर बढ़ती है। यानी कि देखिए क्या बताया जा रहा है, ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा ओशियन फ्लोर हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ से ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपर तो ज्यादा पानी बरस रहा है, तो यहाँ पर सैलिनिटी क्या होगा, कम होगी। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो सैलिनिटी आपको बढ़ती हुई मिलेगी। और फिर जब आप महासागर की तली की तरफ बढ़ेंगे यानी निचले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे इस एरिया को पार करके, तो एक बार फिर से आपको जो सैलिनिटी है वो कम होती हुई दिखाई देगी। तो ऊपर कम है क्योंकि पानी ज्यादा बरसता है, उसके बाद बीच वाले हिस्से में सैलिनिटी बढ़ती हुई मिलती है और फिर से जब आप तली की तरफ जाते हैं नीचे की तरफ तो सैलिनिटी में कमी आती हुई दिखाई देती है। देखिए इन चीजों के पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं।
काफ़ी वैज्ञानिक चीज़ें हैं इसमें। तो जैसी भी ज़रूरत होगी आगे के समय में मैं इसमें और ऐड ऑन करता जाऊंगा, जो सिद्धांत है वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। अभी के लिए जो भी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है और जो एग्ज़ाम में सीधे तौर पे पूछा जाता है, उन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है।